ओके, केमिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं। ये सेकंड लेक्चर है बायो मॉलिक्यूल चैप्टर का। बायो मॉलिक्यूल चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पूरा रीडिंग कर रहे हैं हम। और एक और बात, अभी जो 11th-12th की जो किताब है वो भी एनसीईआरटी वाली हो गई है, आपको पता होगा ये, है ना। तो आरबीएससी की बुक नहीं लग रही अभी, ये एनसीईआरटी की बुक लग रही है, इसीलिए एनसीईआरटी का ही पैटर्न पूरा फॉलो होगा, है ना। तो सारा एक बुक सिस्टम ही हो गया, चाहे सीबीएसई वाले हो चाहे आरबीएससी वाले हो। तो चलो बायोमोलिक्यूल चैप्टर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि भाई जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए देखो ग्लूकोज इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होती है। टर्मिनल पे एल्डिहाइड ग्रुप है और फिर जो 5 कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोक्सी यानी कि अल्कोहल ग्रुप है। तो इस बात को प्रूव कैसे किया गया, इस बात को कैसे रिकॉग्नाइज किया गया, इसके लिए अलग अलग ऑब्जर्वेशंस लिए गए। तो पहला ऑब्जर्वेशन था कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मैंने बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला कंबशन रिएक्शन से अपन पता लगा सकते हैं। फिर इसका जब ऑक्सीडाइजिंग, इसका जब एचआई के साथ रिएक्शन कराया गया तो एचआई के साथ रिएक्शन से नॉर्मल हेक्सेन मिला, जिससे ये पता चलता था कि भाई इसमें सारे के सारे 6 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है, सीधी रेखा में, कोई क्लोज चेन नहीं है। और जब NH2OH जो एल्डिहाइड में हम रिएक्शन पढ़ी थी हमने कि अगर हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सिम बनता है, और हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है, जो कि कंफर्म करता है कि कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। फिर नेक्स्ट, अगर मान लो इसका Br2 वाटर, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Br2 वाटर, है ना, ब्रोमीन वाटर जो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उससे जब रिएक्शन कराते हैं तो केवल एल्डिहाइड ग्रुप जो उसी का ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इससे ये पता चलता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है वो एज ए एल्डिहाइड है, क्योंकि देखो किनारे पे जैसे ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड की हमें स्ट्रक्चर पहले से पता होती है कि भाई टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है 5 कार्बन पे मौजूद है। तो टर्मिनल पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आया तो वो तभी आ सकता है जब हमारे पास एल्डिहाइड हो, क्योंकि कीटोन होता, तो कीटोन के केस में तो आपको याद होगा कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन कीटोन्स का ऑक्सीडेशन इतना आसानी से होता नहीं है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो लगते भी नहीं, और लगते हैं तो कीटोन में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, याद है, और उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। इधर वाला ब्रांच टूट जाएगा, उधर वाला ब्रांच भी टूट जाएगा, तो उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट, एसिटाइलेशन जब किया तो पेंटा एसिटेट बना था, यहाँ पे पेंटा एसिटेट ग्रुप बना, यानी कि 5 एसिटेट ग्रुप लगे थे। तो इसका मतलब क्या था कि जो OH लगे हुए हैं 5, वो डिफरेंट कार्बन एटम्स पे लगे हुए हैं। ये 5th ऑब्जर्वेशन था, जिससे हमें ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आइडिया हो गया था। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया गया था, ऑक्सीडेशन किया तो ये सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, या फिर ग्लूकोनिक एसिड का भी जब ऑक्सीडेशन किया तो भी ये क्या हुआ, सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, जो कि क्या बताता है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्राइमरी अल्कोहल मौजूद है, प्राइमरी अल्कोहल मौजूद है, तभी यहाँ पे टर्मिनल जो OH है, यहाँ पे CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, यही क्या हो सकता है, टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि अल्कोहल का अगर मान लो ऑक्सीडेशन करते हैं तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हैं तब तो रिएक्शन एल्डिहाइड तक ही जाती है, लेकिन अनकंट्रोल या फिर जो पावरफुल या फिर अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग अगर एजेंट यूज करते हैं तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ तक ये 6 ऑब्जर्वेशन थे जिसने ग्लूकोज, जिससे हमें ये पता चला कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती होगी। 6 कार्बन है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी अपन ने कल डिफाइन किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, ठीक है। और फिर कार्बोहाइड्रेट जो है उसके क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, 3 तरह के होते हैं। और मोनोसैकेराइड्स में सबसे पहला हमने एग्जांपल लिया ग्लूकोज का, ठीक है ना। ग्लूकोज पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज की सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ये क्यों होती है जो अभी हम देखते हैं, तो इसके बारे में जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट, एक फिशर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट दिया OH ग्रुप का, कि OH ग्रुप्स एक्चुअल में स्पेशली कैसे अरेंज्ड होते हैं, कई सारी ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करते हुए। तो उन्होंने किस तरह से दिया, तो ये जो है, ये तो हो गया ग्लूकोज का स्पेशल अरेंजमेंट, ये है थर्ड, ये है ग्लूकोनिक एसिड का स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है।
और ये है सैक्रिक एसिड का स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट ये क्या होता है, वैसे तो ये हायर क्लासेस में पढ़ना होता है, लेकिन इसमें इसको जो नाम दिया जाता है, जैसे यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, इस तरह का जो अरेंजमेंट है स्पेशल अरेंजमेंट, देखो आप देख सकते हो CHO फिर OH राइट H लेफ्ट, फिर H राइट OH लेफ्ट, OH राइट फिर H लेफ्ट, OH राइट फिर H लेफ्ट, यानी कि जो OH है बीच वाले जो 4 OH है उसमें से 3 OH किधर है, राइट में है, और एक OH लेफ्ट में है। और इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा अभी अपन पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे भी OH जो है ये लेफ्ट में है इस ग्रुप के रिलेटिव में, यहाँ से भी ये CHO के ग्रुप में ये लेफ्ट में है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये जो D है ये प्लस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। D जो है वो तो मतलब ये स्पेशल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और प्लस जो है यहाँ पे डेक्सो रोटेटरी जो बिहेवियर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो कैपिटल जो D है ये डेक्सो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी वाला नहीं है। जैसे डेक्सो और लीवो रोटेटरी का मतलब क्या था, जब अपने थोड़ा बहुत पढ़ा था उसके बारे में, कि अगर कोई मान लो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड PPL को क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तब तो वो डेक्सो रोटेटरी, और कोई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो लीवो रोटेटरी हो जाता है, होता है ना। तो डेक्स्टो और लीवो के बारे में अपन ने वहां पे अच्छे से पढ़ा। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल D है वहां पे देखो डेक्स्टो और लीवो के लिए स्मॉल d और स्मॉल l कैपिटल जो लेटर्स है वो यूज होते हैं, लेकिन कैपिटल D और कैपिटल L आर नॉट फॉर डेक्स्टो एंड लीवो। ये जो कैपिटल D और कैपिटल L है ये केवल इनके कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो अभी इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है ग्लूकोज के, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैपिटल D यूज होता है। और यहाँ पे जो प्लस यूज हो रहा है ना ये किसके लिए, ये डेक्सो रोटेटरी के लिए। यानी कैपिटल D माइनस होता तो क्या होता, यानी अरेंजमेंट तो ऐसा है लेकिन कंपाउंड कैसा है, लीवो रोटेटरी है ना। तो ये प्लस और माइनस किसके लिए यूज हो रहे हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन कैपिटल D और कैपिटल L जो है ये डेक्स्ट्रो और लीवो को रिप्रेजेंट ना करके ये एक 3D स्पेशल अरेंजमेंट जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप का इस ग्लूकोज पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो glucose is correctly named as D plus glucose. D before the name of glucose represents the configuration, whereas plus represent dextrorotatory nature of the molecule. जो D है वो तो कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेक्सोरोटेटरी को। It should be remembered that capital D and capital have no relation with optical activity of the compound. ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। दे आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू लेटर कैप स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, ये स्मॉल डी और स्मॉल एल से भी रिलेटेड नहीं है, जो यूनिट 10 में हमने वहां पे पढ़ा था हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, SN1 SN2 मैकेनिज्म्स में। द मीनिंग कैपिटल डी एंड कैपिटल एल हैव नोटेशंस एज फॉलो। तो क्या है इनकी नोटेशंस, the letters capital D and capital L before the name of any compound indicate the relative configuration of a particular stereoisomer of a compound with respect to configuration of some other compound. तो कोई दूसरा कंपाउंड जो है उसके रिलेटिव में किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये D और L से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल D और कैपिटल L से इंडिकेट किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच इज नन in case of carbohydrates this refers to relation with particular isomers of Gilser aldehyde। देखो इसमें हम गिल्सर एल्डिहाइड को रेफरेंस लेके, गिल्सर एल्डिहाइड क्या होता है, एक एल्डिहाइड हो गया और 2 OH है, ये होता है गिल्सर एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो गिल्सर एल्डिहाइड में D और L कैसे डिफाइन किए जाएंगे। गिल्सर एल्डिहाइड कंटेन्स 1 asymmetric कार्बन एटम एंड एग्जिस्ट एंड 2 enantiomeric फॉर्म्स। अब देखो यहाँ पे एक एसिमेट्रिक कार्बन यानी कि केरल कार्बन है, ये यहाँ पे देखो इसके चारों वैलेंसीज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन में अगर OH इस साइड में है और H इस साइड में, तो ये तो प्लस गिल्सर एल्डिहाइड हो जाएगा, और OH लेफ्ट साइड में और H इस साइड में तो माइनस गिल्सर एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये गिल्सर एल्डिहाइड के रिलेटिव में क्या करते हैं, अब हम ये ग्लूकोज के लिए भी हम इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। अगर OH राइट हैंड साइड में है जैसे एल्डिहाइड हो गया, OH राइट हैंड साइड में तो प्लस, OH लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस। ठीक है, plus isomer of Gilser aldehyde has a capital D configuration. It means that when its structure formula is written on the paper following a specific convention which you will study in higher classes, हालांकि ज्यादा डिटेल में तो higher class में पढ़ेंगे, the OH group lies on right hand side of the structure. ठीक है,
अगर आप पेपर पे रखते हो तो डी का मतलब क्या है, कैपिटल डी का मतलब कि OH ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड में है स्ट्रक्चर के. ऑल दोज कंपाउंड व्हिच कैन बी केमिकली रिलेटेड टू कैपिटल डी प्लस आइसोमर्स of glyceraldehyde said to have D configuration, whereas those which can be correlated to L, यानी कि minus isomer of glyceraldehyde said to have L configuration. In L isomer, OH group is on left hand side. You can see on the structure. तो समझ में आई बात. तो OH राइट हैंड साइड में तो कैपिटल D और OH लेफ्ट हैंड साइड में तो L है ना. उसको प्लस या माइनस से भी इंडिकेट कर सकते हैं. For assigning the configuration of monosaccharides, it is the lowest asymmetric carbon atom as shown below, which is compared. अगर मान लो हमें मोनोसैकेराइड्स में कंपैरिजन करना है तो हम क्या लेंगे, जो लोवेस्ट असिमेट्रिक कार्बन है, जो किरेल कार्बन है लोवेस्ट, जो यहाँ पे नीचे मौजूद है. जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड में तो ये है, ग्लूकोज में क्या लेंगे, नीचे वाला ये कार्बन लेंगे, है ना. लोवेस्ट असिमेट्रिक कार्बन को देखेंगे. अगर इसमें OH राइट हैंड साइड में है तो कैपिटल D, OH लेफ्ट हैंड साइड में तो L. ठीक है. So it is lowest asymmetric carbon atom as shown below, which is compared as plus glucose OH on the lowest asymmetric carbon is on right side, which is comparable to plus glyceraldehyde. So plus glucose is assigned capital D configuration. Other asymmetric atoms of glucose are not considered for this comparison. बाकी जो ग्लूकोज के एटम्स हैं एसिमेट्रिक कार्बन्स और भी मौजूद हैं, ये भी है, बाकी और भी है, लेकिन उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे. केवल लोवेस्ट जो एसिमेट्रिक कार्बन है उसी को कंसिडर किया जाता है. Also, the structure of glucose and glyceraldehyde is written in the way that most oxidizing carbon in the case of CHO is at the top. और इसमें स्ट्रक्चर ग्लूकोज की इस तरह से लिखते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड को इस तरह से लिखा जाए कि जो CHO ग्रुप है ग्लूकोज का वो टॉप पे है. तो ये इस तरह से लिखा जाएगा ग्लूकोज को. ठीक है. यहाँ पे OH राइट हैंड साइड में, तो इसको क्या बोला, डी ग्लूकोज, डी या फिर प्लस ग्लूकोज बोल दिया. ओके. नेक्स्ट, अब देखो ये तो हमारी स्ट्रक्चर हो गई ग्लूकोज की, CHO, फिर 3 OH राइट हैंड साइड में, 1 OH लेफ्ट हैंड साइड में, फिर CH2OH नीचे हो गया. पर अभी भी कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन थे जो इस स्ट्रक्चर के साथ फुली सेटिस्फाइड नहीं थे, है ना. अभी भी कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन आए थे जिससे लगा था कि भाई ये स्ट्रक्चर भी सही नहीं है, कुछ और स्ट्रक्चर हो सकती है. तो ग्लूकोज की इस केस में क्या दी गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर दी गई. तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज नेक्स्ट पढ़ते हैं. ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से सही नहीं थी, हालांकि जो 6 ऑब्जर्वेशन थे उनको सेटिस्फाई कर रही थी. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन हुए जिनको ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर रही थी. तो वो कौन से ऑब्जर्वेशन उनको पढ़ते हैं. द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन्ड most of its properties, but the following reactions and facts could not be explained by this structure. लेकिन कुछ reactions और facts हैं जो इस structure से explain नहीं किए गए. कौन कौन से हैं. सबसे पहला, despite having the aldehyde group, glucose does not give Scripps test and it does not form hydrogen sulfide addition product with NaHS4 NaHSO3. अगर आपको एल्डिहाइड का चैप्टर याद हो, उसमें रिएक्शन में एक आती थी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट बनता है ना, ये रिएक्शन. तो ये रिएक्शन यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं देता था, जिसको स्किफ टेस्ट भी बोलते थे. तो ये एल्डिहाइड यहाँ पे नहीं देता, एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी स्किफ टेस्ट नहीं देता. ठीक है. और ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एडिशन प्रोडक्ट NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट, ये भी शो नहीं करता. तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही थी. Next, the pentacetate of glucose does not react with the hydroxyl amine, indicating the absence of free CHO group. देखो जो सिंपल ग्लूकोज था वो तो रिएक्ट कर रहा था हाइड्रोक्सिल अमाइन से, लेकिन जो पेंटाएसिटेट ग्रुप था जिसमें अपन एसिटेट ग्रुप जोड़ देते हैं, एसाइलेशन जब करते हैं तो OH हट के पेंटाएसिटेट आ जाता है. तो ये क्या कर रहा था, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या हो गया, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन हुआ, उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था. जबकि एल्डिहाइड तो करता है ना, CHO उसमें से एल्डिहाइड का तो ऑक्सीजन और उसका हाइड्रोक्सिल अमाइन का H2, तो N डबल बॉन्ड से आ जाता था, है ना. तो वो रिएक्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा था. इससे क्या पता चलता कि भाई एल्डिहाइड है तो सही, लेकिन वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है. तीसरा देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये क्या था कि
ग्लूकोज को जब अलग अलग तरह से फाइंड आउट किया गया तो दो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टलाइन फॉर्म्स मिले, which are named as alpha and beta. The alpha form of glucose जिसका melting point 490 केल्विन होता है। देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो क्रिस्टलाइन जो फॉर्म्स होती है उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं। तो यहाँ पे एक अल्फा फॉर्म थी ग्लूकोज की जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन ऑब्टेन किया गया। और ये कैसे मिला था? जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया था ग्लूकोज का और उसको उसका क्रिस्टलाइजेशन किया 303 केल्विन पे, ठीक है। 303 केल्विन पे जब कंसंट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन किया गया तो एक ऐसी ग्लूकोज की फॉर्म हमें मिली जिसको अल्फा ग्लूकोज बोल सकते हैं। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म मिली क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन करने से हमें मिला, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था? 419 केल्विन था। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती है उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट 419 एग्जैक्टली हमें मिला, ठीक है। वाइल द बीटा फॉर्म, एक दूसरा बीटा फॉर्म और मिलता है। कब मिलता है? जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन का। जब 371 केल्विन 371 केल्विन पे हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन जो है ग्लूकोज का, उसका जब 371 केल्विन पे हमने क्रिस्टलाइजेशन किया तो हमें क्या मिला? एक बीटा फॉर्म मिला जिसका मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन था। तो ये दोनों फॉर्म अलग अलग हो गई, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग थे, दोनों को हमने ऑब्टेन भी अलग अलग तरीके से किया। जो अल्फा फॉर्म होती है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अल्फा फॉर्म कैसे मिलती है? जब कंसंट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं कितने टेम्परेचर पे? 303 केल्विन टेम्परेचर पे। और जो बीटा फॉर्म होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन होता है, अल्फा फॉर्म का 490 और उसका 423, और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जो बीटा फॉर्म होती है वो कैसे मिलती है? जब हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज का ले 371 केल्विन पे और उसका क्रिस्टलाइजेशन करे तो क्या मिलती है हमें? बीटा फॉर्म मिलती है। तो ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है, अल्फा और बीटा, इस तरह से वो ऑब्टेन्ड होती है। आई बात समझ में? Next, this behavior could not be explained by the open chain structure for glucose. It was proposed that one of OH group may add to the CHO group and form. हाँ हाँ, इनएंशियोमर्सी होते हैं। हाँ, क्या है? सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन। देखो, सैचुरेटेड, अंडर सैचुरेटेड, ओवर सैचुरेटेड, ये तीन वर्ड पढ़े थे हमने सॉल्यूशन चैप्टर में। सॉल्युबिलिटी, अगर मान लो कोई हमने किसी को डिजोल्व किया, किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व किया, तो अगर मान लो और ज्यादा डिजोल्व हो सकता है तो वो क्या है? अंडररेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर एग्जैक्टली जितना वो डिजोल्व हो सकता है उतना हो गया तब क्या हो गया? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और हम सॉल्यूट मिलाएं, मतलब जैसे चीनी है, चीनी अगर आप मान लो एक गिलास में मिलाते हो तो 1 चम्मच चीनी मिलाया, 2 चम्मच मिलाया घुल गई, 3 चम्मच मिलाया घुल गई, लेकिन चौथा चम्मच मिलाते क्या है? अब घुलना बंद होगी। तो जितनी मैक्सिमम अमाउंट कोई सॉल्युबल कर सकते हैं सॉल्यूट की सॉल्वेंट में किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको अपन उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। उस अमाउंट पे उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है ना ग्लूकोज की, उसी को हमने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रखा है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने किया, ठीक है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया? ओवरली सैचुरेटेड बोल सकते हो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या हो गया? ग्लूकोज बहुत ज्यादा एक्सेस में है, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्लूकोज की बहुत ज्यादा है उसमें। तो this behavior could not be explained by open chain structure I for glucose. It was proposed that one of OH group may add to the CHO group. तो ये प्रपोज किया गया था कि जो कोई ना कोई OH ग्रुप जो है वो CHO एल्डिहाइड ग्रुप के साथ एडेड है and form a cyclic hemiacetal structure. It was found that glucose forms a 6-member ring in which OH at C5 is involved in ring formation. This explains the absence of CHO group and also existence of glucose in two forms as shown in below. तो देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा सिंपल ग्लूकोज था पहले जो स्ट्रक्चर दी गई थी, अभी जो नई स्ट्रक्चर प्रपोज की गई कि भाई C5 पे जो OH है, C5 पे यहाँ पे देखो ये C5 है, ठीक है।
C5 पे जो OH है, ये C5 पे OH है, यहाँ पे ये OH जो है इस एल्डिहाइड के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा तो यहाँ पे OH बन जाएगा। जैसे देखो इस C1 कार्बन पे एक तो आ गया OH, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा ऐसे, तो ये क्या कर लेगा, साइक्लिक एक कंपाउंड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो साइक्लिक कंपाउंड क्रिएट होगा ये क्या हो जाएगा हमारा, डी ग्लूकोज, डी फॉर्म ही रहेगी क्योंकि OH राइट हैंड साइड में, तो ये भी डी फॉर्म है और इधर भी डी फॉर्म है, लेकिन एक तो है अल्फा फॉर्म और एक होगी बीटा फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है C1 कार्बन पे जो लगा हुआ है, वो C5 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH उसके साथ अटैच हो जाता है इस तरह से। तो इस तरह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है ऐसे, ठीक है। अभी हम इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को और रिफाइंड वे में आगे पढ़ेंगे। These two cyclic forms exist in equilibrium with open chain structure. अब यहाँ पे जो देखो अंतर जो है ना, देखो C1 कार्बन पे है, एक C1 कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में है और दूसरे C1 कार्बन पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यही डिफरेंस है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, देख सकते हो। तो यहाँ पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, किसमें, बीटा डी ग्लूकोज में, और अल्फा डी ग्लूकोज में OH कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में। तो एल डी क्यों लिया, क्योंकि ये वाला जो कार्बन था C5 वाला कार्बन, उस पे OH क्या था, राइट में, इधर भी राइट में, इधर भी राइट में, तो ये डी डी दोनों में कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो C1 कार्बन पे OH है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में, उसको तो बोला बीटा, और जिसमें राइट हैंड साइड में उसको क्या बोला, अल्फा। तो ये दो फॉर्म्स हमें मिली इस ग्लूकोज की, ठीक है। इन दोनों फॉर्म्स में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट रहता है ना, और इन दोनों को फॉर्म अलग अलग मेथड से किया जाता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हमें दो फॉर्म मिली ग्लूकोज की, ओके। The two cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in configuration of hydroxyl group at C1 कार्बन। जो C1 कार्बन होता है उसी पे ही जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे डिफर करती है, और इस C1 कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। इस C1 को क्या नाम देते हैं, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो इसको एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है C1 कार्बन को। The aldehyde carbon before साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन के पहले वाला जो एल्डिहाइड का कार्बन है, इस तरह से डेफिनेशन है इसकी, एनोमेरिक कार्बन। Such isomers that is alpha form and beta form are called anomers, इनको एनोमर्स बोलते हैं अल्फा और बीटा फॉर्म को। The six-membered cyclic structure of glucose is called pyranose structure. अब देखो ये जो 6 मेंबर स्ट्रक्चर बनेगी ग्लूकोज की, इसमें क्या होगा, यहां से यहां तक अगर हम देखें तो देखो 1 2 3 4 5 और ये ऑक्सीजन 6 है ना। तो एक 6 मेंबर रिंग बनेगी जिसमें ग्लूकोज में 5 तो होंगे कार्बन और एक 6था क्या होगा, ऑक्सीजन। 6 एटम की रिंग है लेकिन उसमें 5 क्या है, कार्बन है, और एक ऑक्सीजन क्या है, एक है ऑक्सीजन। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है ना उसको पायरेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो फॉर्म होती है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, पायरेन बोलते हैं। है 6 मेंबर रिंग लेकिन एक ऑक्सीजन है और 5 क्या है, कार्बन। तो इस तरह का फॉर्म क्या कहलाता है, पायरेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऐसे ही 6 मेंबर रिंग अब यहाँ पे हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के लिए बनाएंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। Pyranose structure in analogy with pyrene. Pyrene is a cyclic organic compound with 1 oxygen atom and 5 carbon atoms in the ring. The cyclic structure of glucose is more correctly represented by Haworth structure as given below. तो इसे हावर्थ स्ट्रक्चर से भी हम दिखा सकते हैं। पहले हमने क्या किया, 6 मेंबर रिंग बनाई। देखो अल्फा डी ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले क्या बनाया, 6 मेंबर रिंग बनाई जिसमें एक ऑक्सीजन यहाँ पे रख दिया और यहाँ से नंबरिंग शुरू की, C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। अब C1 में अल्फा डी ग्लूकोज में C1 में देखो, C1 में OH है राइट और लेफ्ट, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। देखो C1 C2 और C4 में तो क्या है, OH राइट है और C3 में लेफ्ट है।
अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज में जब हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो जो राइट हैंड साइड में है वो तो क्या आएंगे नीचे, तो C1 C2 और C4 में तो OH क्या आ गए नीचे आ गए और H ऊपर ले लिया C1 C2 एंड C4 में, और C3 में क्या था OH लेफ्ट था, जो लेफ्ट था उसको ले लिया ऊपर, और लास्ट में C5 में जो CH2OH होगा उसको हमेशा ऊपर ही रखेंगे, आगे जितनी भी स्ट्रक्चर होगी CH2OH को हमेशा ऊपर ही रखा जाएगा, जो C6 वाला कार्बन है CH2OH ऊपर रहेगा और H हमेशा नीचे रहेगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है अल्फा डी ग्लूकोज की। अब देखो यहाँ पे ये अल्फा डी ग्लूकोज है, H ऊपर है OH नीचे है, OH क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज में राइट हैंड साइड होता है, बीटा ग्लूकोज में क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या होगा OH ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो ये OH हो जाएगा। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनॉज, और इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरेनॉज। तो देखो यहाँ पे C1 कार्बन पे OH नीचे, यहाँ पे OH ऊपर, ये अंतर होता है इनमें कॉन्फ़िगरेशन का, इसको अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ग्लूकोपाइरेनॉज बोलेंगे, इसको बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनॉज बोलेंगे। पायरेनोज क्यों बोला, क्योंकि पायरेन्स है, पायरेन क्या है 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें 5 कार्बन के एटम 1 ऑक्सीजन, उसको पायरेनोज बोलते हैं। ठीक है, तो पायरेन से आया है पायरेनोज। आई बात समझ में, क्लियर है? तो ये थी फर्स्ट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। तो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे जिनको एक्सप्लेन कर रहा था, 6 ऑब्जर्वेशन थे, उससे तो हमने स्ट्रेट चेन के बारे में पढ़ा, लेकिन बाद में कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन आए जिनको देखते हुए ऐसा लगा कि नहीं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए। तो साइक्लिक में जो C1 कार्बन होता है, या फिर जो एल्डिहाइड में क्या होता है एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है 5वें कार्बन का वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से साइक्लिक फॉर्म बनने लगती है। इसमें 2 फॉर्म बनती है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, जिनके हमने ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हार्वर्थ स्ट्रक्चर कहलाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इनको अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं। नेक्स्ट जो मोनोसैकेराइड है वो है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज नेक्स्ट मोनोसैकेराइड है, और फ्रक्टोज जो होती है, जैसे ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज यानी कि 6 कार्बन रिंग एल्डिहाइड है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन जो फ्रक्टोज है वो कीटोहेक्सोज होती है, यानी कि इसमें एल्डिहाइड ना होकर कौन होता है कीटोन होता है। इट इज obtained along with glucose by hydrolysis of disaccharides। जब कोई डाइसैकेराइड, जैसे सुक्रोज है, आगे हम पढ़ेंगे सुक्रोज की स्ट्रक्चर भी, तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होती है, जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है, एक तो फ्रक्टोज मिलती है और एक तो ग्लूकोज मिलती है। तो ग्लूकोज के साथ में कौन मिलता है हमें, फ्रक्टोज मिलता है, जो कि क्या है एक कीटोहेक्सोज है। It is natural monosaccharide found in fruits, honey, vegetables. In its pure form, it is used as sweetener. It is also an important ketohexose. तो एक important ketohexose है और नेचुरल मोनोसैकेराइड यूनिट है जो फ्रूट्स, हनी, वेजिटेबल्स में पाई जाती है और स्वीटनर की तरह भी यूज होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखी थी, ग्लूकोज में तो हमने कई सारे ऑब्जर्वेशन लिए थे, लेकिन यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन आ लेंगे, सीधा स्ट्रक्चर पे दिया हुआ है आपको, सीधा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फ्रुक्टोज ऑल्सो हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, सेम एज ए ग्लूकोज ही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाएंगे। क्या, क्योंकि एक तो एल्डिहाइड और एक क्या है कीटोन है ना, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, क्या होते हैं एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, है ना, क्रियात्मक समूह समावेशी। And on the basis of its reaction, it was found to contain a ketonic group at carbon number 2। तो C2 पे ऐसा रिएक्शन से पता चला था कि कीटोनिक ग्रुप है, and 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन as the case of glucose। It belongs to D series and is a levorotatory compound। फ्रक्टोज एक levorotatory compound है, तो इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसलिए क्या लगाते हैं प्लस। फ्रक्टोज क्या है, लीवो रोटेटरी, इसके लिए इसके नाम के अंदर माइनस लगाएंगे। इट इज अप्रोप्रिएटली रिटन एज D माइनस फ्रक्टोज। और D क्यों लिया, देखो यहाँ पे भी OH क्या है राइट हैंड साइड में ना, जो नीचे वाला कार्बन होता है ये वाला कार्बन, इस कार्बन के रिलेटिव में अगर OH की पोजीशन राइट हैंड साइड में है तो क्या हो जाएगा कैपिटल D। तो कैपिटल D दे दिया, और
ऑप्टिकली एक्टिवनेस क्या है इसकी, लिगो रोटेटरी, तो क्या दे दिया, माइनस दे दिया फ्रुक्टोज। इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर इज एज शोन इन, इस तरह से दी जाती है इसकी। तो यहाँ पे देखो एल्डिहाइड था, उस एल्डिहाइड की जगह तो CH2OH ले लिया, और जो दूसरा कार्बन है C2 कार्बन, वहां पे क्या लगा दिया, कीटोन लगा दिया। और बाकी सेम है, सारा प्रोसीजर सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे जो OH है, ये वाला OH उधर भी लेफ्ट हैंड साइड में था, देखो ग्लूकोज में भी ये OH यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कीटोन आ गया, यहाँ पे कीटोन आ गया, और यहाँ पे CH2OH हो गया, ये OH इधर है, ये OH इधर है, बाकी लगभग सेम ही है। ठीक है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें भी वही बात, कुछ ऑब्जर्वेशन क्लैश कर रहे थे, तो इसके लिए भी क्या किया था, साइक्लिक फॉर्म दिया गया। It also exists two cyclic forms which are obtained by addition of OH and C5 carbon to this CO group। जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप जो C5 कार्बन है, ये वाला कार्बन 1 2 3 4 5, तो ये कार्बन पे जो OH है, ये क्या हो जाता है, इसके साथ कीटोन के साथ ऐड हो जाएगा। तो इससे हमें दो फॉर्म मिलेगी फ्रुक्टोज की भी, जैसे ग्लूकोज की मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे जो चेन बनेगी, चेन देखो कितने कार्बन की बनेगी, 1 2 3 4 और 5, ऑक्सीजन 5 हो जाएगा। तो 4 तो कार्बन है और 5 ऑक्सीजन है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें 4 कार्बन और 5 ऑक्सीजन एटम, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूरान बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, उनकी फ्यूरान स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको, अगर साइक्लिक ये फॉर्म ले लेता है। तो ये जैसे स्ट्रक्चर हो गई, इसमें CH2OH को इधर ले लिया, OH को इधर ले लिया, इस कार्बन के OH को इधर राइट हैंड साइड में है, तब तो अल्फा। ठीक है, यहाँ पे देखो C2 कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में तो अल्फा, और C2 कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या, बीटा। D, क्योंकि D के किस लिए, क्योंकि यहाँ पे C5 कार्बन पे OH लेफ्ट में था, तो ये D हो गया। और लिवो रोटेटरी है तो दोनों के लिए माइनस। फ्रुक्टोज है तो फ्रक्टो, और फ्यूरान स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हो गया, फ्रक्टोफ्यूरानोज। ये क्या हो गया, फ्रक्टोफ्यूरानोज। तो ये हो गया फ्रक्टोफ्यूरानोज, ये बीटा डी फ्रक्टाफ्यूरानोज, और ये अल्फा डी फ्रक्टाफ्यूरानोज। क्या डिफरेंस है, C2 कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में, C2 कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में तो अल्फा और लेफ्ट हैंड साइड में तो बीटा, जैसा कि ग्लूकोज में भी पढ़ा था। अब इसका भी हार्वर्ड स्ट्रक्चर देखो कैसे हो जाएगा, हार्वर्ड स्ट्रक्चर यही सेम बात वैसे ही ऐसा ही करना है। जो राइट हैंड साइड में नीचे, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर, H नीचे, OH ऊपर, OH नीचे, H ऊपर, OH, ये देखो C2 और C4 के OH तो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और ये ऊपर आ जाएंगे, C3 का ऊपर आ जाएगा, C3 का ऊपर ले लिया, ये नीचे नीचे, इस तरह से, है ना। तो वैसे ही हार्वर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी, ये स्ट्रक्चर हो गई हार्वर्ड। और लास्ट में C6 कार्बन का CH2OH हमेशा ऊपर रहता है, तो इसको ऊपर रखा। ठीक है, और यहाँ पे भी ऊपर रखा, और यहाँ पे केवल इस C2 कार्बन पे OH और CH2OH का डिफरेंस रखा। तो ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज है, ये बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर हो गया फ्रक्टोज का। आई बात समझ में। तो फ्यूरानोज, फ्यूरान स्ट्रक्चर पाई जाती है, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होती है। और ग्लूकोज में क्या था, पायरेनोज, है ना, पायरेन से आई है। आई बात समझ में। तो ये फ्रक्टोज होती है। ये हो गया फ्रक्टोज, क्लियर हुआ। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के स्ट्रक्चर, क्या क्या मेन बातें ध्यान में रखनी है। फ्रक्टोज में क्या है, ये कीटोन होता है इसमें, है ना, कीटो हेक्सोज है ये। ठीक है, और कीटोन कौन से कार्बन पे होता है, C2 कार्बन पे। एल्डिहाइड कहाँ होता था ग्लूकोज में, C1 कार्बन पे। ठीक है, और जो एल्डिहाइड है, जो ग्लूकोज है, उसमें तो 6 मेंबर रिंग बनती है साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इसमें क्या बनती है, 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, उसमें भी अल्फा और डी पाए जाते हैं, इसमें भी अल्फा और डी पाए जाते हैं। ग्लूकोज प्लस यानी कि डेक्सो रोटेटरी है, और फ्रक्टोज माइनस यानी कि लीवो रोटेटरी है। ओके, लेकिन है दोनों क्या, कैपिटल डी, क्योंकि जो आपका जो लोअर एसिमेट्रिक कार्बन है, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, उसके रिलेटिव में जो OH की पोजीशन है दोनों केसेस में क्या है, राइट हैंड साइड, इसलिए इसको कैपिटल डी से शो करते हैं। तो दोनों ही क्या है, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड हो गए, एक तो गया ग्लूकोज, एक हो गया फ्रक्टोज। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स देते हैं सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स के। ठीक है, जिनको हाइड्रोलाइसिस जब किया जाएगा तो वो क्या देंगे, दो सेम
या डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं। ठीक है, द टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म। और ये जब दो सैकेराइड्स फॉर्म जो होती है ना, वो कैसे होती है, मान लो एक ग्लूकोज और या फिर दूसरा ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिए और उनमें से वाटर हटा दिया, ठीक है, जैसे OH OH इधर भी OH उधर भी OH, तो एक H2 निकलेगा, तो दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन लिंकेज बॉन्ड आएगा, है ना, ऑक्सीजन लिंकेज बॉन्ड आएगा ना। दो इधर इधर भी एक ग्लूकोज के पास OH है, दूसरे के पास भी OH है, OH OH में से एक H2 हटा दिया, तो बीच में क्या बच जाएगा, OH, O बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो O बॉन्ड होगा ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। Two monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by loss of water molecule. Such a linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage. जो दो मोनोसैकेराइड जिनके बीच में जब डिहाइड्रेशन हुआ यानी कि वाटर का रिमूवल जब हुआ, तो उसके बाद जब दोनों मोनोसैकेराइड्स को जोड़ा गया, तो वो जोड़ा किससे जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जोड़ा जाता है। ऑक्सीजन बीच में काम करता है दोनों के बीच में। जैसे ये देखो यहाँ पे हो गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये तो हो गया अल्फा डी ग्लूकोज और ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में जब वाटर हटता है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बॉन्ड आएगा, इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, और यही क्या होता है, सुक्रोज होता है। ठीक है, तो ये डाइसैकेराइड्स अपन थॉरली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज वैसे टाइम हो गया है, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यहाँ से थॉरली अपन और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, आज के लिए इतना ही।